बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि गुज़िश्ता 2-3 दिन फ्राइडे से लेके संडे तक हमारा शो होता रही है और इस दौरान जो स्पोर्ट्स की हैपनिंग होती है, हमारी कोशिश होती है कि उनको मंडे के शो में हम शामिल करें। पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, 3 टीमें पाकिस्तान की जो है उसका अनाउंसमेंट हुआ है और इन तीनों टीमों पे आज डिस्कस भी करेंगे। लेकिन सबसे खुश आइंद बात यह है कि जी स्पोर्ट्स को हमेशा से ये एजाज़ हासिल रहा है कि हमारे जो गेस्ट होते हैं वो हमेशा से हम मेरिट के ऊपर हम उनको पिक एंड चूज़ करते हैं और फिर सभी देखते हैं कि उनकी जो कारकर्दगी है। अक्सर हमारे साथ ज़हीरुल हसन साहब होते हैं जो स्टेट बैंक की स्पोर्ट्स को रन करते हैं। यहाँ पर हम इंतहाई मुबारकबाद दे देंगे स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद साहब को, उनके डिप्टी गवर्नर सलीमुल्लाह साहब को, ज़हीरुल हसन साहब को कि जो स्टेट बैंक की टीम को रन करते हैं और उसके तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स देखते हैं, और साथ साथ उनके जो कोच हैं मोहम्मद नवीद जो अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त टीम बनाई कि इस वक्त पाकिस्तान की जो तीनों टीमें अनाउंस हुई हैं, तीनों टीमों के जो कैप्टन हैं उनका ताल्लुक स्टेट बैंक से ही है। सलमान आगा पाकिस्तान के नेशनल टीम के कोच हैं, इसके अलावा इरफान न्याजी को जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ खेले जाने वाली है उसका कोच उसका कैप्टन बनाया गया और इसके साथ साथ सऊद शकील को दौरा इंग्लैंड के लिए कैप्टन बनाया गया और इन तीनों का ताल्लुक स्टेट बैंक से है। हम यहाँ पे इंतहाई मुबारकबाद देते हैं स्टेट बैंक की इंतजामिया को। इससे पहले कि प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएं, प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। दौरे बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप कराची में जारी। मैं और हेड कोच एक पेज पर हैं। बाबर रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी हमारे लिए अहमियत रखते हैं। मीडिया में भी ये सुन चुका हूँ कि शायद तीनों फॉर्मेट का कप्तान हूँ। सलमान अली आगा। मैं अपने डोमेस्टिक काउंटी कॉन्ट्रैक्ट और दीगर जिम्मेदारियों के सिलसिले में इंग्लैंड पहुंचा हूं। मेरी हर किसी से दरखास्त है कि गलत खबरों और अफवाहों पर ध्यान ना दें। हसीबुल्लाह खान ने पाकिस्तान छोड़कर इंग्लैंड मुंतकिल होने की अफवाहों की तरदीद कर दी। दौरा आयरलैंड के लिए पाकिस्तान विमेंस क्रिकेटर्स की हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भरपूर तैयारियां जारी। पहले ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। हतमी स्क्वाड का ऐलान 15 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। कौमी हॉकी टीम जूनियर वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेगी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक खेला जाएगा। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम ने अपने ग्रुप मरले में आखिरी मैच में चाइनीज तापे को 3-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने रेसलर इनाम भट्ट को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया। कायदे-आज़म गेम्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को महकमा खेल बलूचिस्तान की जानिब से नख्त इनामात से नवाजा गया। और चेल्सी ने फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में PSG को 3-0 से शिकस्त दे दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी स्टेडियम में मैच देखा। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि सलमान आगा ने भी आज मीडिया टॉक की है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वॉलीबॉल के हवाले से और दीगर खेल के हवाले से भी आपने आज टॉप स्टोरीज में न्यूज़ देखी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अपने वक्त के एक ऐसे फास्ट बॉलर के जिनको पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में एक इंतहाई खतरनाक फास्ट बॉलर कहा जाता है। पाकिस्तान के लिए वो कम खेले, लेकिन आज जब हम ये शो कर रहे हैं, आज 14 जुलाई है और आज के दिन उन्होंने अपने कैरियर का दूसरा टेस्ट मैच खेला था और ये वो टेस्ट मैच था जो श्रीलंका के शहर कोलंबो में खेला गया। फवाद आलम ने इस टेस्ट मैच में अपना डेब्यू किया और पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। कुल 3 टेस्ट मैचेस इन्होंने पाकिस्तान के लिए खेले, हालांकि इनको ज़्यादा प्रोलॉन्ग इनका कैरियर होना चाहिए था, लेकिन ये इनके कैरियर का दूसरा टेस्ट मैच था जो आज ही के दिन यानी 14 जुलाई को अपने इख्तिताम को पहुंचा। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बोल्ड एंड बुलंद गुफ्तगू करते हैं। आज के शो में इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इससे पहले कि मैं मजीद ज़रा खबरों की जानिब जाऊँ, सलमान आगा ने भी आज मीडिया टॉक की है। उस टेस्ट मैच की कुछ यादें हैं जो आज ही के दिन 14 जुलाई को ख़त्म हुआ था और पाकिस्तान को उस टेस्ट मैच में अगेंस्ट श्रीलंका कोलंबो में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उसमें मेरा ख्याल है कि जो एक अच्छी चीज़ यही थी कि फवाद आलम ने उसमें मेरा ख्याल है कि सेंचुरी की थी 168 रन की इनिंग खेली थी। और 168 रन, और मेरा ख्याल है कि उनका डेब्यू भी था वो। जी तो इसके अलावा तो कोई खास बात नहीं थी और वही मेरा ख्याल है कि एक्सेप्शनल चीज़ हुई थी उस टेस्ट मैच।
क्योंकि डेब्यू पे सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग पाकिस्तान से बाहर खेलने वाले प्लेयर्स में आज भी फवाद आलम जो है वो सर फहरिस्त हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं। सलमान आगा ने आज मीडिया टॉक की है और उन्होंने ये कहा है कि हमने 25 खिलाड़ियों का अपना पूल बना लिया है वर्ल्ड कप के लिए। बाबर आजम, रिजवान, शाहिनशाह अफरीदी हमारे प्लान का हिस्सा हैं। आपको लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान की टीम अभी परफॉर्म कर रही है, यंगस्टर जिस तरह के परफॉर्म कर रहे हैं, हसन नवाज जिस तरह आके परफॉर्म कर रहा है, या और जो दीगर प्लेयर है जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, हारिस परफॉर्म कर रहा है, क्या बाबर आजम और रिजवान की T20 में जगह बन सकेगी, या आप समझते हैं स्टेटमेंट बड़ा स्टेटमेंट है ये? देखिए, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 चीज़ तो ये है कि जो आपकी परफ़ॉर्मेंस है वो किन कंट्रीज़ के खिलाफ है। वेदर कि आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफ़ॉर्म किया है, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ न्यूज़ीलैंड में परफ़ॉर्म किया, साउथ अफ्रीका में परफ़ॉर्म किया, या इंग्लैंड या इंडिया के खिलाफ परफ़ॉर्म किया। तो ये अगर आपने 5-6 जो वर्ल्ड की बेस्ट टीमें अगर उनके खिलाफ आपकी परफ़ॉर्मेंस है, तो फिर आप जस्टिफ़ाई करते हैं, वेल एंड गुड है। तो अगर इनके खिलाफ आपने परफ़ॉर्म नहीं किया और आप पिछले 6 महीने से बुला रहे हैं ज़िम्बाब्वे को और बांग्लादेश को और उनके खिलाफ परफ़ॉर्म करके, और बांग्लादेश की भी कोई थर्ड रेटेड टीम है जो यूएईसीआर की आई थी। तो आप उसको परफ़ॉर्मेंस तो नहीं कह सकते, वो फिर आपका एक किस्म का डोमेस्टिक इवेंट ही हो जाता है। तो वो इस तरह के इवेंट के बाद फिर जब बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आगे जाकर ज़ीरो निकलता है, तो उससे फिर पाकिस्तानी कौम में बड़ी मायूसी आती है, क्योंकि आप देख चुके हैं जो पाकिस्तान का हाल हुआ, जो अमेरिका में जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ है, पाकिस्तान अमेरिका से हार गया, इंडिया से हार गया, पहले राउंड में बाहर हुआ। फिर जो इंडिया में 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई। फिर इसी तरह एशिया कप में शिकस्त हुई। फिर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान 4 दिन में ही चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया। फिर यहाँ पर बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुआ। फिर वेस्ट इंडीज़ 1-1 सीरीज़ बराबर करके गया। तो बात आप उस वक़्त कर सकते हैं जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ कम्पीट करें और रिज़ल्ट प्रोड्यूस करें। अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई इनकी ना परफ़ॉर्मेंस है, इवन के इंक्लूडिंग कैप्टन की, और जो बाकी टीम में भी जो आपके इंक्लूजन हुई है, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हैं। क्योंकि हम यही शादाब खान को काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, पिछले 5-6 साल से कोई परफ़ॉर्मेंस नहीं है। वो भी लिंगर ऑन हो रहा है। शाहीन अफरीदी की कोई परफ़ॉर्मेंस नहीं है। उसके बाद आपका नसीम शाह की कोई परफ़ॉर्मेंस नहीं है। फ़हीम अशरफ की कोई परफ़ॉर्मेंस नहीं है। फिर आपका जो मोहम्मद नवाज़ को वापस लाए हैं, उसकी क्या परफ़ॉर्मेंस है? आपने उसको 5-6 साल चांस दिए, 5 साल में फेलियर रहा, फिर उसको फ्रॉम नोवेयर उठाकर ले आए हैं। तो जस्टिफिकेशन तो उस वक़्त होगी बड़े इवेंट में परफ़ॉर्म करेंगे या बड़ी टीमों के खिलाफ परफ़ॉर्म करेंगे। लेकिन अभी क्या आपको, अगर मैं पूछूं अब्दुल से, क्या आपके ख्याल में बाबर आजम और रिजवान की पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में जगह बनती है या नहीं? देखिए बाबा, जो टी20 स्क्वाड है बेसिकली उसमें तो चेंजिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो चेंज इसलिए होनी चाहिए कि इसमें आपको फ्रेश लेग्स चाहिए होती हैं, आपको फ्रेश ब्लड चाहिए होता है, आपको रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे चाहिए होते हैं जो यंगस्टर्स होते हैं। फिर आपकी जो बैट स्पीड है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये जो यंगस्टर्स होते हैं, अगर आप कंटिन्यूसली यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं, आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस अच्छा है डोमेस्टिक या लोकल लेवल पे, तो फिर आपको इस तरह के यंगस्टर्स मिलते रहते हैं। मगर अब देखना पड़ेगा कि होना तो चाहिए। मैं तो इनके किसी के फ़ेवर में नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि बाबर को, रिज़वान को, ये शाहीन अफरीदी है, नसीम शाह, फ़हीम अशरफ है, नवाज़, शादाब, इन सबको ड्रॉप होना चाहिए और जो नए लड़के हैं उनको टी20 में चांसेस देने चाहिए और कंटिन्यूअसली चांसेस उनको देने चाहिए। मगर अगर आपने इनको खिलाना है तो फिर आप इनको लंबे फॉर्मेट में खिलाएँ। अगर आपने इनको चांस देने हैं तो इनको टेस्ट फॉर्मेट खिलाएँ या वनडे फॉर्मेट खिलाएँ, और अगर वहाँ पे परफ़ॉर्म करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं परफ़ॉर्म करते तो फिर वहाँ पे भी तो फिर मैं आपकी रिप्लेसमेंट गुफ्तगू इनकी। से समझूं कि T20 में जितने प्लेयर्स के आपने नाम लिए हैं, T20 में इनकी किसी की जगह नहीं बनती है? देखिए, पाकिस्तान की रैंकिंग कहाँ पे है? इन लोगों ने क्या परफ़ॉर्म किया? आप इनको कंटिन्यूअसली कैरी ऑन करते जा रहे हैं पिछले 4-5 साल से, हम्म। टी20 खेलते जा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट तो ये लोग खेलते नहीं हैं। अगर हम्म। खेलते नहीं हैं तो उनकी परफ़ॉर्मेंस नहीं है, और स्पेशली जो आपके फास्ट बॉलर हैं वो भाग जाते हैं, और शादाब खान या नवाज़ जैसे लोग तो ये तो वनडे का खेलने के भी काबिल नहीं है। तो फिर आप इनको क्यों बार-बार, क्या टी20 कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मेट नहीं है जिस पर आप देखें कि अभी ऑस्ट्रेलिया और उसका वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ हो रही है। फिर साउथ अफ्रीका का हुआ है, फाइनल हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। अभी इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ हो रही है, तो पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व है, उसको सही। पता चल रहा है कि क्रिकेट हो रही है। हम तो फ्रॉम नोवे, हमारे ये लोग जिनके आप नाम ले रहे हैं, ये तो किसी जगह पे भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। ना ये टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, ना इनकी कोई परफॉर्मेंस है। अगर खेलते हैं तो वो पाकिस्तान मैचेज़ हार जाता है। तो आप इनको टी20 में खिला के आपने इनको क्या करना? वहाँ पे भी अगर इनको 5 साल से आप लिंगर ऑन करते जा रहे हैं, अगर परफॉर्म करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं परफॉर्म करते तो फिर रिप्लेसमेंट प्लान डेफिनिट होना चाहिए।
लेकिन अभी जिस तरह स्किल्स कैंप में हमने देखा कि बाबर आजम की पावर हिटिंग पे काम किया गया, रिजवान वहाँ पे मौजूद थे, इनके ऊपर काम किया गया। अभी कराची में जो कैंप लगा उसके ऊपर इन पे काम किया गया और लोगों ने कहा कि बाबर आजम अपने गियर्स चेंज करते नजर आ रहे हैं। फ़हीम अशरफ ने भी एक ट्वीट किया था कि बाबर आजम को अब जो सोशल मीडिया के दबाव के तहत अपने बैटिंग के अंदाज को तब्दील करना होगा। अगर बाबर आजम अपने गियर्स तब्दील कर लेते हैं, अपने बैटिंग का अंदाज तब्दील कर लेते हैं, थोड़ा एग्रेसिव खेलते हैं, पावर प्ले का सर्कल का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, फिर आप समझते हैं कि इनकी T20 में जगह बन सकती है? क्योंकि जो सलमान आगा ने तो आज कहा है कि अगर बाबर आएंगे तो फिर उनको हम टॉप ऑर्डर में खिलाएंगे या ओपनर ही खिलाएंगे। क्यों खिलाएंगे? अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो उसको ड्रॉप करें ना। आप में इतना हौसला होना चाहिए या जरूरत होनी चाहिए तो ड्रॉप करें। दुनिया की कौन से मुझे बड़ी से बड़ी टीम बताएं। अभी देखें इंडिया से रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट सीरीज नहीं खेल रहे, तो जो दूसरी सेकंड लॉट है उनकी उन्होंने परफॉर्म कर दी है, तो आप क्यों नहीं ड्रॉप कर रहे? आप क्यों कहते हैं बगैर परफॉर्मेंस के हम किस लिए इसको खिलाएंगे? ये पाकिस्तान की टीम है, किसी के खानदान की जागीर तो नहीं है ना कि आपने जी बगैर परफॉर्मेंस के भी खिलाना। और पाकिस्तान की टीम एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म है तो जहाँ पे आप आके किसी को सेट होने का मौका देंगे या वो अपनी फिटनेस वहाँ पे वापस बहाल करे या वो वहाँ पर जाकर अपनी फॉर्म को बहाल करे। आपके पास डोमेस्टिक का प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर इनको भेजें। अगर लेकिन परफॉर्म लेकिन करते रोहन, तो ठीक इसमें है, अब वापस आ मैं जाए। आपकी बातों में थोड़ी कंट्रडिक्शन इसलिए मुझे फील हो रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जितने भी आपने प्लेयर के नाम लिए कि बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने परफॉर्म किया, बांग्लादेश यूएई से हार कर आ रहा था। अब दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बाबर आजम और रिजवान को भी नहीं खिलाना चाहिए, तो फिर किसको खिलाना चाहिए? देखिए, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछे ना कि आईसीसी को देखिए, आईसीसी से फंड मैं तो नहीं ले रहा ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही ले रहा है। पाकिस्तान सही। क्रिकेट बोर्ड को कितनी बड़ी फंडिंग दे रहा है, किस लिए फंडिंग दे रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? इसीलिए कि डेवलपमेंट का प्रोग्राम सही तौर पे चलाए, अपना फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर मजबूत करें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करें और एक रिप्लेसमेंट प्लान तैयार करें कि अगर आपका कोई आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है या कोई प्लेयर फिटनेस का इश्यू है तो आपके पास नए प्लेयर आने चाहिए, तो आप लाएं उनको। ये मेरा काम तो नहीं है। आपने कोचों की फौज रखी हुई है, 500 कोच रखे हुए हैं, अब सारे वो अकेडमी के डायरेक्टर लगाए हुए हैं, 20 ठीक। आपने डायरेक्टर रखे हुए हैं, जीएम डोमेस्टिक है और हेड है, दूसरे सही। हैं, बाकी लोग हैं। तो अच्छा अच्छा, मैं परफॉर्मेंस इस किधर है? क्वेश्चन को रीफ्रेश करता हूं। अगर अब्दुल रऊफ पाकिस्तान टीम के कोच हों, जो कि नामुमकिन है कि आप जैसा बंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में आएगा या आने दिया जाएगा, लेकिन अगर कोच हों तो क्या बाबर, रिजवान, शाहीन को आप T20 खिलाएंगे? बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बेस्ड है ना। देखिए, ये हम्म। मेरी टीम नहीं है हम्म। या ये किसी की जाती जागीर नहीं है, किसी किसी भी शख्स की। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की टीम है सही। और उसमें फिर परफॉर्म वही खेलेगा जो परफॉर्म करेगा। और अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो आप दूसरों को चांस दें। और फिर सबसे जो बेसिक चीज क्या है, मैं इसीलिए बार बार इस पे एम्फसाइज करता हूँ कि भाई आपका बेसिक, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, हम्म। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, आपके पास आप रिप्लेसमेंट क्यों नहीं है आपके पास? आप क्यों देखें, आपने बाबर आजम का मुझसे 6 दफा यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया। आप आप क्यों इसका बार-बार नाम ले रहे हैं? इसका मतलब है कि आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। आपका जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है पिछले 20 साल से आप चला रहे हैं, इसका मतलब है वो ज़ीरो है। आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, आपकी तनख्वाहें लगी हुई हैं, आप पैसे बटोर रहे हैं, हम्म। सारे का सारा जो अमला उसमें इन्वॉल्व है। तो आपका तो कोई यानी कि कोई सर-पाँव ही नहीं है। इसलिए आप जो कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो, कोई अनफिट हो, कोई कुछ भी हो, आप फिर कहते हैं कि जी इसको इसी को दोबारा ले आएँ। तो इस तरह होता नहीं है। जहाँ पर सिस्टम फंक्शन होता है, वहाँ पर नए प्लेयर आके रिप्लेसमेंट उनकी ले लेते हैं और रिप्लेस कर जाते हैं। तो वहाँ पे फिर इस तरह का इश्यू सामने नहीं आता, जिस तरह हम लेकर इनको लिंगर ऑन करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अब जिस तरह आप कह रहे हैं, बिल्कुल हम जो है वो आपकी राय और आपकी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन तनवीर अहमद कहते हैं कि बाबर के बगैर टीम नहीं बन सकती। आपके पोर्ट कासिम के साथी हैं, आपने बहुत क्रिकेट उनके साथ खेली, वो ये कहते हैं कि बिग बैश वाले ले रहे हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं लेता टीम में T20 में? तो पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान से परफॉर्म करेगा तो पाकिस्तान लेगा ना। पाकिस्तान एक तो बंदा तनवीर परफॉर्म को ही क्यों नहीं कर नजर आ रहा। रही है इनकी तो परफॉर्मेंस? मुझे नहीं पता क्यों नजर आ रही है। मैं तो उसके भी अगेंस्ट हुई, नवाज को जो लिया बगैर किसी परफॉर्मेंस हाँ। के, उसको भी ले लिया, फहीम अशरफ को लिया, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। शादाब खान को वापस लेके आए, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आपके पास यंगस्टर जो आपने 30-35 यंगस्टर्स का एक पोल बनाया था पहले, आपको पता है, जो जिम्बाब्वे गया, जो साउथ अफ्रीका गया, जो ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गया था हम्म। और जो पाकिस्तान की ए टीम ने पार्टिसिपेट किया था, एक टूर्नामेंट के फाइनल में वो पहुंची थी। तो वहां पे जो प्लेयर्स ने परफॉर्म किया था, जिस तरह महरान मुमताज था, इरफात मिनाज था और जो बाकी लड़के थे, वो किधर गायब कर दिए सही। आपने? तो आप कासिम अकरम वगैरह हैं, आप उनको चांसेस क्यों नहीं दे रहे जो बाकी है? इसका मतलब आपका जो सिस्टम है फंक्शन नहीं। आप इसलिए बार-बार आप एक आध बंदे को पकड़ के रखते हैं, आपका सारा धंधा उसी पे चलता है और आप उसी को बार-बार कहते हैं कि इसी को खिलाते रहे, हमारा ठीक। धंधा चलता रहे। वो परफॉर्म करे या ना करे, पाकिस्तान की टीम में उसको होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से सिस्टम चलते नहीं है। दुनिया का कोई क्रिकेट बोर्ड इस सही। तरीके से नहीं चलाता किसी भी प्लेयर को। आपके सामने है इंडिया की मिसाल है, रोहित हम्म। शर्मा, विराट कोहली सारे रिटायर हो गए हैं और शुभमन गिल ने रिप्लेस किया, केएल राहुल खेल रहा है।
फिर वो जो जयसवाल 57 की उसकी एवरेज के जो फंक्शन होते हैं वो इस तरह से प्रोग्रेस करते हैं। बिल्कुल सही है। और जिस तरह से इंडिया में जिस तरह से वो परफॉर्मर्स को लेकर आ रहे हैं, या जो बेंच स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग है, क्योंकि उनका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उनकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो आईपीएल से अपनी टीम नहीं बना रहे होते हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, ज़रा पाकिस्तान की जो तीनों अनाउंस हुई हैं टीमों पर क्या मेरिट पे सिलेक्शन हुआ है डिस्कस करेंगे टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की जो 3 टीमें अनाउंस हुई हैं उसको। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान शाहीन के उस स्क्वाड को कि जो दौरे इंग्लैंड के लिए मुंतखब किया गया। सऊद शकील को उसका कप्तान मुकर्रर किया गया। ये आपके सामने उन खिलाड़ियों के नाम है जहां पे अली जरियाब, अजान ओवैस, फैसल अकरम, हैदर अली, माज सदाकत, मेहरान मुमताज़, मीर हमजा, मोहम्मद सुलेमान हैदराबाद से इनका ताल्लुक है, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर है, गट्सी प्लेयर हैं। मुबस्सिर खान, मूसा खान, मुश्ताक अहमद के लोड़ो, ये एक बड़ा अच्छा सिलेक्शन है कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर को लिया गया। उमैर बिन यूसुफ, रोहिल नज़ीर एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के किसी स्क्वाड का हिस्सा बने। साजिद खान, शाहिद अजीज, शामिल हुसैन, ये वो नाम इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। और उबैद शाह इस स्क्वाड को जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इसके अलावा दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जिस स्क्वाड का ऐलान किया गया उसमें इरफान खान नियाजी कैप्टन है, अब्दुल समद, अहमद दानियाल, फैसल अकरम, हैदर अली, माज सदाकत, मेहरान मुमताज़, ख्वाजा नाफे, गाजी गौरी, मुबस्सिर खान, साद मसूद, सलमान मिर्ज़ा, शाहिद अजीज़, उबैद शाह और यासिर खान, ये वो स्क्वाड है। अब्दुल, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि दोनों स्क्वाड इस वक्त मैंने बता भी दिए हैं, हमारे नाज़रीन ने जो है वो स्क्रीन पर देख भी लिए हैं, लेकिन हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है वो किस मर्ज़ की दवा है कि अगर आप जो है वो चैंपियंस कप से अगर आप प्लेयर नहीं ले रहे हैं, उसके परफॉर्मर को नहीं ले रहे हैं, अगर आप डोमेस्टिक T20 से परफॉर्मर को नहीं ले रहे हैं, शामिल हुसैन का कोई 16वां नंबर है। मैं उस बच्चे के खिलाफ नहीं हूं, मैं इसलिए उसके खिलाफ नहीं हूं, उसके फादर का जर्नलिज्म से ताल्लुक है, मैं प्योरली मेरिट पे बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर मेरी जगह इस सीट पे तलत हुसैन साहब भी बैठे होंगे तो वो भी यही बात कर रहे होंगे कि 16वें नंबर के शामिल हुसैन को आप ले रहे हैं, लेकिन इब्तिदाई नंबरों के आप उमर सिद्दीक को नहीं ले रहे कि जो T20 कप में, चैंपियंस कप में टॉप ऑर्डर में उसके रन हैं। 271 रन स्कोर किए हैं उमर सिद्दीक ने और 120 रन स्कोर किए हैं शामिल हुसैन ने, और आप शामिल हुसैन को शामिल कर रहे हैं और जो उमर सिद्दीक को शामिल नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा और भी मिसालें, कामरान गुलाम कहाँ चला गया, कामरान गुलाम को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा, मिर्जा ताहिर बेग कहाँ चला गया, वो परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा कराची का अब्दुल्ला फजल है, उसने T20 में परफॉर्म किया, वो कहाँ है। हुरैरा किसी भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। फसी जो केरल से खेलता है, अब्दुल फसी, उसको एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया आपसे 2-3 साल पहले, वो किसी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में चल क्या रहा है अब्दुल रऊफ? देखिए, एक दो और भी नाम है। हसीबुल्लाह खान है बलूचिस्तान से, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है। अब्दुल हसीब का नाम नहीं है जी। हसीबुल्लाह खान तो पाकिस्तान के तीनों फॉरवर्ड में वो साथ रहा, पाकिस्तान की टेस्ट टीम के साथ भी रहा। फिर वकार अहमद है हमारे उकाड़ा से, उससे बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, उसका भी किसी स्क्वाड में नाम नहीं है। तो ये चीजें आप देखें कि इशू क्या है। इशू असल में ये नहीं है कि आप देखिए आपने चैंपियन कप करवाया जो इसका आपने नाम लिया, आज चैंपियंस कप कहाँ पे है। आपने 5 लोगों को ओबलाइज करना था, तो आपने उनको 50-50 लाख रुपया तनख्वाह पे उनको भर्ती कर दिया, एक बोगस सा टूर्नामेंट आपने ऑर्गेनाइज किया। और जब आप देखें, मैं जो बेसिक बात कर रहा हूँ वो इसलिए मैं बार-बार करता हूँ कि जब तक आप लोगों को जगह पे नहीं बिठाएँगे तो रिजल्ट यही निकलेंगे। आपने जो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट था उसको, आपका जो प्रीमियर टूर्नामेंट होता फर्स्ट क्लास, जिसपे किसी भी कंट्री का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बेस कर रहा होता, आपने उसको पोस्टपोन करके एक थर्ड क्लास चैंपियंस कप का इनेकाद करवाया। वहाँ पे जो आपके क्लोज लोग थे जिनकी कोई सिफारिश थी, 5 बंदों को आपने ओबलाइज करके उनको मेंटोर लगा दिया 50-50 लाख रुपए पे। उस चैंपियंस कप का कोई रिजल्ट नहीं आया, ना आपने उसकी परफॉर्मेंस पे किसी को सिलेक्ट किया। इवन कि आपका गैरी क्रेस्टन भी वहाँ पे आए थे चैंपियंस कप के दौरान में, मगर उनकी भी क्या से है, आपने उनको थोड़ा अर्सा वहाँ पे रखा चैंपियंस कप देखे, उसके बाद फिर जैसे ही वो खत्म हुआ आपने गैरी क्रेस्टन को भी साजिश करके निकाल दिया। ठीक है जी, जैसन गिलेस्पी आए, उनको भी आपने निकाल दिया। चैंपियंस कप के किसी परफॉर्मर को आपने टीम में नहीं रखा। तो फिर जो इसका मतलब क्या है, आप मुझे बताएं कि उसका वाहिद मकसद यही था कि 5-6 बंदों को ओबलाइज करना था। आपने उनको उनके आपने 8-8, 10-10 करोड़ रुपए उन पे इन्वेस्ट कर दिया। यही पैसा अगर आप क्लब क्रिकेट पे, आप अपने डोमेस्टिक पे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाते तो रिजल्ट बेहतर आते। नंबर 2 चीज अब क्या है, एक तो आपका ये चीज है, दूसरी चीज ये है किसी को पता नहीं क्या कर रहे हैं। नंबर 2 चीज ये है कि जो लोग यहाँ पे भर्ती किए हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो जो क्रिकेटर्स हैं, वो सब कंप्रोमाइज्ड है। कंप्रोमाइज्ड मीन के किसी का बेटा खेल रहा है,
किसी का भतीजा खेल रहा है, किसी का भांजा खेल रहा है, किसी का रिश्तेदार खेल रहा है, कोई किसी साफी का बेटा खेल रहा है, कोई किसी साफी का भाई यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लगा हुआ है। कोई पहले पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में थोड़ा गंद था कि आप वो गंद मचाने यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में कूद आए हैं। तो ये नंबर 2 चीज़ें हैं कि ये इस पे आपकी नेपोटिज़्म है, इंतहा दर्जे की नेपोटिज़्म है। ये कैसे हो सकता है कि बाप डेवलपमेंट प्रोग्राम हेड कर रहा हो और बेटा अंडर 19 खेल रहा हो, हम्म। कि बाप हेड कोच लगा हो, पूरे पाकिस्तान के कोचेस लगा रहा हो और बेटा अंडर 19 में सिलेक्ट हो रहा हो। शाहज़ेब खान एक मैच में 2 मैचेस में 160 रन करे, श्रीलंका के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ फिर सेंचुरी करे हम्म। और तीसरे मैच में जो आपका मिसबा का बेटा ओपन कर ले और शाहज़ेब खान को नंबर 7 पे भेज दे। आज वही शाहज़ेब खान जो आउटस्टैंडिंग बैट्समैन था और वो पाकिस्तान टीम में एक नेचुरल टैलेंट था और बड़ी खुशगवार किसी इजाफा किसी भी होता टीम में नहीं है वो। और उसका किसी टीम में किसी हाँ। जगह पे नाम नहीं है। तो ये एक फॉल आउट आता है जब आप किसी ऐसे लोगों को ओबलाइज करते हैं जिनका कोई कंसर्न नहीं होता। आप और एक और मेरी बात आप याद रखिएगा कि आप इनके बच्चों को जितना मर्ज़ी प्रमोट कर लें, इनके बच्चों को, बेटों को, भतीजों को, भांजों को, दामादों को जितना मर्ज़ी आप खिला दें, ये पाकिस्तान को मैचेस नहीं जितवा सकते। अगर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा किया भी तो ये क्या करेंगे, अपनी एवरेज बेहतर कर देंगे। जो चालाकियाँ ये सीख के आते हैं अपने बड़ों से, वही आगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इम्प्लीमेंट हम्म। होती हैं। तो वही पाकिस्तान की वही साजिशें शुरू हो जाती हैं जो ये पीछे लोग करते रहे हैं और उससे पाकिस्तान क्रिकेट सारी डिज़ास्टर का शिकार हो जाती है। आपको मैच कौन जितवाएगा? आपको मैच जितवाएगा साइम अयूब, जो नेचुरल टैलेंट पे आया, नीचे से ग्रास रूट से। आपको मैच जितवाएगा सऊद शकील, टेस्ट मैच जितवाएगा। आपको मैच जितवाएगा शाहज़ेब अहमद खान जिसने 160 किया इंडिया के खिलाफ, वो मैच जितवाएगा। हम्म। आपको मैच जितवाएगा हसीबुल्लाह खान बलोचिस्तान का जिसको आपने सारे फॉर्मेट से निकाल दिया। बिल्कुल। हसीबुल्लाह खान बेचारे का कसूर क्या है? वो शरीफ आदमी है, छोटे सूबे का है, उसके आगे-पीछे कोई भी नहीं है और बलोचिस्तान का नाम उठाने वाला और नाम लेने वाला ही कोई नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। हम्म। इन्होंने बलोचिस्तान रीजन की पूरी नुमाइंदगी खत्म कर दी, फर्स्ट क्लास स्टेटस ही उसे वापस ले लिया। अब वो बेचारा शरीफ आदमी है, परहेज़गार आदमी है, 5 वक़्त का नमाज़ी है। तो ये आपका जो इविल क्लेवर लोग, ये जो चालाक कोचेज़ आपके बैठे हुए हैं, इनकी एजुकेशन तो इनकी मैट्रिक भी नहीं है। कोई मिडल है, कोई क्या है और इनके में इनको चालाकियाँ दुनिया जहान की आती हैं अपने आप को लिंगर ऑन करने के लिए। इन 3-4 बंदों ने मोनोपोली बनाई और उसको हसीबुल्लाह खान को सिस्टम से आउट कर दिया, तीनों टीमों लेकिन से बाहर कर दिया। कहते हैं ये हो उसके ही टूर नहीं के अंदर सकता। डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं। ये जब किसी यही को ड्रामा बाहर कर करना हो सकता तो है डिसिप्लिन के इश्यूज सामने ले आते हैं। हाँ, तो ये मैं ड्रामे भुगत चुका ना, मैं सारी ज़िंदगी तो इन्हीं चीज़ों का शिकार रहा हूँ। क्योंकि हाँ। मेरा तल्लुक भी आप जानते हैं कश्मीर से, छोटे इलाके से है, कोई हाँ। आगे-पीछे था नहीं, सफारिश थी नहीं, 700-800 विकेटें थी, मेरिट था और इनकी रिपोर्टें देखें मेरे बारे में कि डिसिप्लिनरी इश्यू है, फलाना इश्यू है, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई आपके डिसिप्लिनरी इश्यू नहीं है जब आप नाइट क्लबों में जाते हैं, आप वहाँ पे डांस करते हैं, आपके डिसिप्लिनरी इश्यू नहीं आते, आप वहाँ पे पीते पिलाते हैं, शराबें पीते हैं, आपके डिसिप्लिनरी इश्यू नहीं आते वहाँ पे। आप बच्चों के साथ बैठ के चर्स पी रहे होते हैं, आपके डिसिप्लिनरी इश्यू नहीं आते वहाँ पे। और ये सारी मैनेजमेंट करती है और डिसिप्लिनरी इश्यू हम पे लागू होते हैं, मुझ पे लागू होता है। क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ, हसीबुल्लाह खान पे लागू होता है क्योंकि वो बलूचिस्तान से है। हम्म। शुएब खान था, वो पहले बलूचिस्तान का एक टी20 मैच हम्म। खेलाया, उसको सिस्टम से फारिग कर दिया। हमारे कश्मीर का आफाक रहीम था, उसने 4 डबल सेंचुरियाँ फर्स्ट क्लास में की हुई थी। एक मैच नहीं खेला, सारे डिसिप्लिन इश्यू हम लोगों पे लगते हैं, इन लोगों पे तो कोई डिसिप्लिन इश्यू नहीं लगता। और फिर ये लाहौर में बैठे हैं, सारे एक लॉबी के लोग हैं और वो आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठ जाते हैं। तो ये तरीका ये नहीं है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करूँगा कि भाई ये तरीके सिस्टम इसको सही तरीके से चलाएँ। अगर आप इस तरीके से ज़्यादती करेंगे बच्चों के साथ तो आपका आधा टैलेंट तो पहले ही कोई अमेरिका चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई पाकिस्तान छोड़ गया। तो बाकी का जो आपका यंगस्टर्स आ रहे हैं, शाहज़ेब खान जैसे या बाकी लोग बिल्कुल आ सही। रहे हैं, वक़ार जैसे लोग, उमर सदीक जैसे लोग, अगर आपको उनको सिस्टम से आउट कर देंगे तो उनके पास मुझे बताएँ कि क्या उनके पास लाया आप अमल देखें ना, होगा अपने सिस्टम को। आपका हसान खान चला गया, आपका हसन मोहसिन चला गया, समी असलम आपका चला गया, रमीज राजा जूनियर चला गया, माद आजम चला गया, मैं कितने नाम लूँ, और भी सीनियर प्लेयर चला गया, अनवर अली चला गया। आपका बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, वहाँ पे अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे हैं। अभी हसीब के बारे में भी यही र्यूमर आई थी कि जी हसीब भी जो इंग्लैंड में खेल रहे हैं, उसको उन्होंने क्लियर भी किया कि नहीं मैं अपने काउंटी कॉन्टैक्ट्स की वजह से हूँ। लेकिन अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने टूर किया, वहां पे जादाद खान को कहा गया कि मुस्तकबिल का ये ऑलराउंडर है। फिर आकिब जावेद को कहा गया कि वो भी बलूचिस्तान से ही खेले। आकिब जावेद, उनके लिए कहा गया कि जनाब ये जबरदस्त फास्ट बॉलर है, सब बहुत तेज बॉलर है। अभी किसी भी टीम में दोनों नहीं है। देखिए वो जांदाद खान का तो मुझे नहीं पता कि उसको लाए क्यों थे और निकाला क्यों है, क्योंकि कोई डोमेस्टिक में उसकी परफॉर्मेंस तो थी नहीं। वो एक फ्रेंचाइज से खेला और उस फ्रेंचाइज की बेस पे जिस तरह बाकी प्लेयर आ रहे हैं, जिस तरह अहमद दानियाल भी आ गया
अब वो सलमान मिर्जा भी आ गया और इससे पहले भी 1-2 लड़के आए फ्रॉम नोवेयर से। ये सारे बाईपास करके सिस्टम को आपके यहाँ पे सिस्टम में सेलेक्ट हुए हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि उसको लाए क्यों थे और निकाला क्यों है? मगर मुझे ये पता है कि जो आकिब जावेद है, वो तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है। न्यूज़ीलैंड में सबसे तेज़ उसने बॉलिंग की है। हम्म। उसके बाद मैं तो उसको 6 स 8 साल पहले मैंने सिलेक्ट किया था जब हम लोग ट्रायल ले रहे थे हम्म। डीजी खान में और इसने 90 प्लस में 92, 93 माइल्स इसने बॉलिंग की थी। आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर अभी न्यूज़ीलैंड में इसने बेहतरीन तेज़ बॉलिंग की है और अब विद इन नो टाइम ये सारे फॉर्मेट से आउट हो गया, किसी ए टीम में नहीं है, किसी शाहीन में नहीं है, किसी पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। तो आप चाहते क्या? मुझे नहीं पता कि इनका बेसिक मकसद क्या है, अपने आप को प्रमोट करना, अपनी आपकी प्रमोशन करना या पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो हाइली टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको प्रमोट करना। तो क्या लगता है आपको कि इसके पीछे क्या रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि अभी बड़े अजीब और गरीब हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है हम उन पर तनकीद कर रहे हैं। अभी आपने खुद भी कहा कि किसी सहाफ़ी के भाई को बोर्ड में ले लिया गया। हमें किसी सहाफ़ी के बेटे से, किसी सहाफ़ी के भाई से हरगिज़ 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 ना मुझे कोई मसला है, ना अब्दुल रऊफ़ को कोई मसला है। लेकिन जब मैरिट को आप जब बाईपास करते हैं, उस वक्त मसाइल जो है वो शुरू होते हैं कि अब जो क्रिकेटर हैं वो पॉडकास्ट कर रहे हैं और जो सहाफ़ी हैं वो टीमें अनाउंस कर रहे हैं। तो यही होगा ना जब जब कोई एक सिस्टम ही आपका कोलैप्स हो जाता है, जब कोई पूछने वाला ना हो, जब कुछ करने वाला ना हो, तो फिर यही होगा कि जो आपके क्रिकेटर्स होंगे, जो आपके स्पोर्ट्समैन होंगे, वो बाहर बैठे होंगे सिस्टम से और जो इस काबिल ही नहीं होंगे, वो सिस्टम आपका चला रहे होंगे, वो टीमें अनाउंस कर रहे होंगे। वो मैं तो इन लोगों की शक्लें ही पहली दफ़ा देखी है, जो पाकिस्तान की टीम अनाउंस कर रहे थे। इनका काम ही नहीं है यहाँ पर बैठना। भाई अगर आप ओब्लाइज हुए हुए हैं यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, आपको आईसीसी के फंड से तनख्वाहें मिल रही हैं, तो फिर आप जाएँ कि जो आपके काम अपने काम है वो करें। आपने अपना काम किया क्या? मुझे बताएँ जो आपका पीएसएल है, क्या वो सही तौर पे आपने ऑर्गेनाइज़ कर दिया था? आपसे तो कराची शहर में जो क्राउड है उसको नहीं ग्राउंड तक लाया गया। फिर उसके बाद और आपके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो स्टेडियम्स के शामियाने लगा के पिंडी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ आप टेस्ट मैच करवाते रहे हैं। वो टेंट और कुर्सियाँ आपने माँग के किराए पे लाई हैं तो फैसलाबाद में और उसपे आपने मैचेस करवाए हैं। तो जाके वो काम करें अपना कि आप यहाँ पर आके जी आप पाकिस्तान की टीम अच्छा, अनाउंस आप करेंगे और सिलेक्शन कॉन्ट्रडिक्शन समझते हैं आप इस चीज में? क्योंकि देखिए टीम अनाउंस करना बड़ा टेक्निकल एक चीज है। मीडिया को फेस करना, जर्नलिस्ट को फेस करना हरगिज आसान नहीं है। ठीक है, आपने जितना भी एक्सपीरियंस गुजारा हो फील्ड के अंदर, लेकिन ये आपका डोमेन नहीं है कि आप टीम की टेक्निकलिटीज के ऊपर बात करेंगे। किसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किसी को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन जो है वो कार फरमा है। अब इन्होंने टीम को अनाउंस करते हुए ये कहा कि जी बाबर आजम की बात कर रहे हैं आप, रिजवान की बात कर रहे हैं, शाहीन की बात कर रहे हैं, वो तो आपके वनडे के प्लेयर हैं, T20 के प्लेयर नहीं है। सलमान आगा ने आज जो मीडिया टॉक की है उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पूल का हिस्सा है, 25 खिलाड़ियों का पूल का हिस्सा है वो। तो वो ये पूछ के नहीं आए ना, किसी से मशावरत करके नहीं आए, जल्दी-जल्दी में और टीम की शीट पकड़ी होगी और इनको तस्वीरें खिंचवाने का, वीडियो बनवाने का शौक होगा। क्योंकि एक 2 चीज़ें होती हैं ना, एक तो आप ऑब्लाइज होते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, तनख्वाहें लेते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि आपको पब्लिसिटी भी चाहिए होती है ना कि अगर आप ऑब्लाइज हो गए हैं, तो आपको टीवी पे किसी ने नहीं देखा, तो फिर आपको कौन पूछेगा कि भाई आप कौन थे? आप क्रिकेट बोर्ड में काम करते रहे, हमने तो आपको टीवी पे देखा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो इस बहाने हम टीवी पे बैठ जाते हैं। वो टीवी पे बैठ गए और उन्होंने किसी से पूछा ही नहीं है कि भाई तो शुक्र है एक साफी ने ये पूछ लिया कि जो फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी है, वरना शायद उसको ये विकेट कीपर या पता नहीं क्या बना देते। और बाबर आजम को और बाकियों को कह रहे हैं कि ये T20 के वो वनडे के प्लेयर है हाँ। और कोई फलाने का प्लेयर है। टेस्ट मैच तो आपका हो नहीं रहा और सबको वनडे का प्लेयर है इन्होंने बना दिया और आज आपका कैप्टन कह रहा है कि वो हमारा जो 25 प्लेयर्स का पूल है वर्ल्ड कप का उसमें शामिल है। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ कामरान उमर अकमल के वाले से क्या कहेंगे? ना उसको ये डोमेस्टिक खेलने दे रहे हैं, पाकिस्तान की टीम में नहीं खिला रहे, फिर एनओसी भी नहीं दे रहे। मतलब आप उसको एक तरफ लिफ्ट नहीं करा रहे, दूसरी ब्रेड एंड बटर ही खत्म कर रहे हैं कि एनओसी तो दे दो भाई उसको। देखिए ना, ये 2 चीज़ें हैं ये, अगर आपने कुछ करना है, कोई एक्शन लेना है किसी का, तो फिर पूरे पाकिस्तान को बताएँ कि भाई हम इस वजह से इस लोगों का हम रास्ता रोक रहे हैं या इस वजह से हम इन लोगों को पाकिस्तान की क्रिकेट के सेटअप में नहीं आने देना चाह रहे। अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर उसको खेलने दें, दिलेरी का मुज़ाहरा करें ना, ये चीज़ें अवाम के सामने रखें। लेट द पीपल डिसाइड कि हू इज़ ठीक है, बेटर फॉर ठीक है। पाकिस्तान। अच्छा, क्विकली मैं 2-3 सवाल लूंगा क्योंकि मुझे एहसास है कि आपका वक्त बड़ा कीमती है। आप बड़ी आवाज उठाए हैं कराची की टीम को फर्स्ट क्लास से बाहर करने के लिए। क्या कहेंगे कि कराची की टीम को क्या जो है वो डिजर्व करती है, जबकि उसकी परफॉर्मेंस भी 12वें 13वें नंबर पे आई है गुज़िश्ता साल? देखिए किसकी वजह से आई है, इसमें कराची के प्लेयर्स का कसूर है, मुझे ये बताएँ। मुझे बताएँ आप सिलेक्शन किसने की है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। सिलेक्टर्स तो किसके थे? पूरे पाकिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट में की बोर्ड। है ना, सिर्फ कराची में थोड़ी की है। नहीं, मेरी बात सुनें, कोच किसके थे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। डिसीजन कौन लेता रहा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेता रहा है।
ठीक है? तो उसके बाद जब आपका वो रेलीगेट हुई है तो फिर उसको उसका जो नज़ला है वो अब बच्चों पे क्यों गिरेगा? जो 5 करोड़ की आबादी है, बेशुमार बच्चे वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। कराची एक ऐसा शहर है जिसने जावेद मियाँदाद, ज़हीर अब्बास, शाहिद अफरीदी, राशिद लतीफ़, मोइन खान और बेशुमार लेजेंड्स पैदा किए हैं। तो आपने 5 करोड़ की आबादी वाले शहर को यकलख्त उसका स्टेटस आपने कैंसल कर दिया। क्या ये पॉसिबल है? ठीक। मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है जितना अभी भी कराची में है बैटिंग वगैरह का या स्पिन बॉलिंग का है। मगर उसको अब इसको खराब कौन कर रहा है? अब जब आपने हर चीज़ अब मुझे इसलिए इसका एग्ज़ैक्टली पता है क्योंकि मैं मुल्तान रीजन में बड़ा लंबा अरसा मैंने वहाँ पे गुज़ारा है। हुँ। जब तक मैं वहाँ पे काम करता रहा, मैंने 8-10 साल वहाँ पे लगाए हैं, तो हमारे पास ऐसा टैलेंट था कि 11 लड़के हमारे पाकिस्तान की लाइन में खड़े थे। जब मुझे वहाँ से इन्होंने निकाला है, जब मैं साइड लाइन हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हाथ में आई है, पिछले 12 साल से मेरा वहाँ पे तल्लुक नहीं है। 12 साल में मुझे मुल्तान का एक प्लेयर बता दें कि जो अंडर 19 या पाकिस्तान की लाइन में आया हो। बिल्कुल सही। वजह क्या है कि यहाँ पे मेरे जाने के बाद इन्होंने कोच वहाँ पे भेजे, मैनेजर वहाँ पे भेजे, लोग भेजे, उन्होंने अपनी मनमानियाँ की है। वो पूरे पाकिस्तान से डिस्कार्डेड माल उठाते थे और मुल्तान में जाके खिला देते थे उनको। कोई ठीक। कराची से आके सेलेक्ट नहीं होता था, वो भी मुल्तान में खेल रहा है, कोई लाहौर से सेलेक्ट नहीं होता था, वो मुल्तान खेल रहा है, कोई पेशावर से सेलेक्ट नहीं होता था, वो भी मुल्तान में आके खेल रहा है। इन्होंने इतनी गंदगी मचाई है जनूबी पंजाब के उस रीजन सही। में जो 14 डिस्ट्रिक्ट पे मुश्तमिल था कि आज उसकी क्रिकेट ही इन्होंने बिल्कुल ज़मीन-बोज़ कर दी है। उसने सारा क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बेड़ा-गर्क कर दिया। और जो रही सही कसर थी, वो जो प्रोविंशियल टीमें बनाई थी, साउदर्न पंजाब की, उसने निकाली है जब एक आदमी ने अपना फैक्ट्री का जो मैनेजर था, उसको सीए लगा दिया जनूबी पंजाब की हुँ, क्रिकेट का। हुँ। तो वो डिज़ास्टर की एंड था। तो ये मुझे पता है कि ये फिर उसके बाद जो अंपायर्स इनके होते हैं, रेफरी इनके होते हैं, जो सेलेक्टर्स इनके होते हैं, कोच इनके होते हैं। ये जिसको चाहते हैं प्रमोट करते हैं। आप मुझे गवर्निंग बोर्ड के आपको किसी रुकन का जो टीम है, वो आपको फर्स्ट क्लास से बाहर होती नज़र नहीं आएगी। ठीक। ना पहले ना अब। ठीक है। वजह क्या? सारी पावर हर चीज़ इनके हाथ में। ये इविल सही। साज़िश करते हैं, ये इविल प्लानर हैं और ये इविल हरकतें करते हैं पाकिस्तान के बच्चों के साथ, मुख्तलिफ शहरों के साथ। जब तक इसको ठीक नहीं होगा, जो ठीक है। बेसिक जानता है, आपका सिस्टम आगे बढ़ ही नहीं बिल्कुल सही सकता। है। फिर और कभी लाहौर मैं को आपने विटनेस हूँ इस बात का कि जब तक अब्दुल लोग कराची मुल्तान को में थे, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर वहाँ पे सामने आए, नवीद यासीन उभर के सामने आए, रमीज़ आलम जैसा प्लेयर सामने आया, आमिर यामीन सामने आया, आमिर यामीन को डिस्कार्ड कर दिया। अभी अगले देख एक फैसल अकरम है जो मुल्तान रीजन से निकल कर सामने आया है। इसके अलावा और भी ऐसे प्लेयर हैं जो डिजर्व करते हैं लेकिन उनको मौके नहीं दिए जा रहे। जाते जाते मुझे बता दें कि आप भी एशिया कप खेलें, जो पोस्टर है उस पर पाकिस्तान के कप्तान की तस्वीर नहीं है और एशिया कप के हवाले से जो है वो कहा यह जा रहा है कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान ने पहले ही कहा है कि जनाब इंडिया जाके हम नहीं खेलेंगे। देखिए, एशिया कप का जो चेयरमैन है वो कौन है? पाकिस्तान का है। और साथ जो साथ अब्दुल लोग एशियन मुझे ये भी जरा क्रिकेट इससे कनेक्ट कर देगा, क्योंकि टाइम कम है, कि हॉकी के प्लेयर्स को भी धमकियां मिल रही हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि हम अपनी टीम किसी सूरत में जो है वो इंडिया नहीं भेजेंगे, क्योंकि धमकियां आमेज रवैया जो है वो आरएसएस के गुंडों की जानिब से जो है वो इख्तियार किया जा रहा है। और ये गुंडे सिर्फ एक माइंड सेट है, क्योंकि उनके एंकर, उनका मीडिया भी इसमें बराबर का शरीक है। बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। पाकिस्तान को किसी सूरत में अपनी कोई भी टीम इंडिया में नहीं भेजनी चाहिए, जब तक इनके आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कितनी दफ़ा सैबोताज किया पाकिस्तान की क्रिकेट को। ना एशिया कप यहाँ पे होने दिया, ना वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने जो आईसीसी के इवेंट था पाकिस्तान आए हैं। तो अब उसके बाद जो आपका 2014 में एमओयू साइन हुआ था, उसको भी उन्होंने फिल-फूल करने से इनकार कर दिया था। तो वो तो आपको हमेशा धोखा देते रहे, तो आप किस लिए अपनी टीमें भेज रहे हैं? तो पाकिस्तान को स्ट्रिक्ट एक ये एक्शन लेना चाहिए इंडिया के खिलाफ और अपनी ठीक। किसी भी किस्म की कोई भी टीम जब तक इनके ताल्लुकात दोबारा बहाल नहीं होते, ये भी अपनी टीम नहीं भेजते। यहाँ पे पाकिस्तान को अपनी कोई टीम कैटेगोरिकली किसी सूरत में वहाँ पर नहीं भेजनी ठीक। चाहिए। अब्दुल रऊफ साहब ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया। और ये देखा आपने एक पाकिस्तानी और एक कश्मीर का एक माइंडसेट, उनकी सोच आपने देखी कि किसी सूरत इंडिया नहीं भेजना चाहिए। इन्होंने बलूचिस्तान की बात की कि बलूचिस्तान के प्लेयर के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी होती है, लेकिन जी स्पोर्ट्स है जो है वो बलूचिस्तान के स्पोर्ट्स को प्रमोट भी करता है, उसको सपोर्ट भी करता है। साथ साथ इन्होंने हॉकी के हवाले से भी बात की और हॉकी के हवाले से क्या फैसला हुआ है, ये सब कुछ आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अब्दुल रऊफ फरमा रहे थे कि पाकिस्तान को किसी सूरत जो है इंडिया हॉकी टूर्नामेंट खेलने के लिए टीम को नहीं भेजना चाहिए। इमरान लतीफ़ इस हवाले से मैं अपडेट करने के लिए मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा कि जूनियर एशिया कप के हवाले से क्या तफसीलात हैं कि जहां नवंबर दिसंबर में इंडिया में इवेंट खेला जाने वाला है। जी वालेकुम सलाम अली सलमान। अगर हम हॉकी की बात करें, ना सिर्फ हॉकी बल्कि अब दीगर खेलों से भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की टीमों को खेलों के मैदान में जो भारत में दरपेश ख़तरात होंगे, उसके नज़र पेश नज़र ये फैसले किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम में ख़ासतौर पर जूनियर हॉकी टीम किसी भी सूरत में अब ना सिर्फ
एशिया कप में शिरकत करेगी, बल्कि इसके साथ साथ जो जूनियर एशिया हॉकी कप हो रहा है भारत में नवंबर दिसंबर में, उसमें भी पाकिस्तान की खिलाड़ियों को नहीं भेजा जाएगा। इसके हवाले से ज़राए का कहने के बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस बारे में मुतला कर दिया गया और आइंदा 1 से 2 रोज़ में जो हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारान इसका ऐलान भी कर देंगे, क्योंकि अब जो हॉकी का जूनियर जो वर्ल्ड कप है वो नवंबर दिसंबर में, यानी कि 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक भारत में शेड्यूल है। इस हवाले से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने भी शेड्यूल जारी किया और पाकिस्तान भारत के साथ ग्रुप बी में शामिल है। मगर अब क्योंकि पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी टीम को, खिलाड़ियों को दरपेश खतरात के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से जो तलकीन की गई, इसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारान की जानिब से भी ये खबरें सामने आ रही है कि पाकिस्तान ना सिर्फ अगले माह होने वाले जूनियर हॉकी एशिया कप में, बल्कि नवंबर दिसंबर में शेड्यूल जो जूनियर हॉकी का वर्ल्ड कप है उसमें भी पाकिस्तान की हॉकी टीम इसमें शिरकत नहीं करेगी। इसके साथ साथ ज़राए का कहने कल इस हवाले से पाकिस्तान हॉकी के जो ओहदेदारान है। अच्छा, ये तो आपने सवाल से अपडेट किया, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि विमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की जो ब्लाइंड वीमेन क्रिकेट टीम है उसके 20 खिलाड़ियों का नामों का ऐलान हुआ और फिर उसके बाद फिर 15 खिलाड़ी इसमें फाइनल किए जाएंगे। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की जानिब से आज जो इब्तदाई तौर पर जो ब्लाइंड क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसके भी खिलाड़ियों को ऐलान किया गया है। हकमी जो फहरिस्त है उसका ऐलान बाद में किया जाएगा और तमाम तर जो खिलाड़ी हैं उनका ऐलान जो आज़ाद कश्मीर में कैंप लगाया गया था उसके बाद उनका चुनाव किया गया। और जो भी ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, अब क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल में पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलनी है तो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलनी है हाइब्रिड मॉडल के तहत, तो अगर पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप भारत में खेलेगी तो पाकिस्तान के जो मैचेज़ है नेपाल में खेले जाएंगे। इसलिए इब्तदाई तौर पर ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की जानिब से पाकिस्तान की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसके इब्तदाई तौर पर खिलाड़ियों को आज ऐलान भी कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा इमरान, ये बताएगा कि अब अरशद नदीम का एक और टाकरा होने वाला है नीरज चोपड़ा के साथ। आज वो इंग्लैंड भी गए और आपसे भी कुछ उनकी गुफ्तगू हुई है? बिल्कुल, अरशद नदीम आज बरतानिया के लिए रवाना हुए। अरशद नदीम की अगर बात करें तो वो 11 अगस्त तक बरतानिया में रहेंगे। वहाँ पर वो अपने कोच सलमान बट के साथ हमरा ट्रेनिंग करते रहेंगे। इसके साथ साथ सितंबर में होने वाले जो मुकाबले उनकी तैयारियाँ भी करते रहेंगे। इसके साथ साथ अरशद नदीम का कहना है कि वो ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान के लिए मजीद मेडल जीते, तो पाकिस्तान की जानिब से भी खुसूसी तौर पर जो दुआएँ हैं अरशद नदीम के साथ है कि अरशद नदीम हमेशा की तरह अपना 100% देते हुए पाकिस्तान के लिए एक मरतबा फिर मेडल जीत के हैं। तो भरपूर अंदाज से जो अरशद नदीम ना सिर्फ बरतानिया में ट्रेनिंग करेंगे बल्कि लाहौर में भी हमने देखा कि वो पंजाब स्टेडियम में भरपूर अंदाज में ट्रेनिंग करते नजर आए। ठीक है इमरान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और हमारी तमाम तरफ नेक ख्वाहिशात अरशद नदीम और हर उस प्लेयर के साथ हैं जो पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद करने के लिए तनदेही और जान फशानी के साथ कोशिशें करता है। और यही वजह है कि हम ना सिर्फ क्रिकेट को बल्कि दीगर खेलों को भी सपोर्ट करते हैं। और अमूमन आपने देखा होगा कि शायद जी स्पोर्ट्स वाहिद शो होगा कि जिसमें बलूचिस्तान के खित्ते में जो स्पोर्ट्स की सरगर्मियां हैं उनको सबसे ज्यादा जो है वो मीडिया की जीनत बनाया जाता है। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भी जनाब अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है, पजीराई की है। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। इस्लामाबाद में मुनक़िदा खेलों के मेगा इवेंट कायद-ए-आज़म गेम्स में बलूचिस्तान के मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों ने न सिर्फ भरपूर शिरकत की बल्कि मुख्तलिफ खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाकर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किए। नुमाया कामयाबियां हासिल करने वाले खिलाड़ियों को महकमे खेल बलूचिस्तान की जानिब से सूबाई मुशीर खेल मीना मजीद बलोच ने नकद इनामात से नवाजा। ये तमाम तरह एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स बलूचिस्तान की न सिर्फ स्पोर्ट्स को स्ट्रेंथन करना बल्कि बलूचिस्तान की नौजवानों को पॉजिटिव चीज़ों में इंगेज रखना ताकि वो दहशतगर्दी जैसे लानत से महफूज रहें, ताकि वो दुश्मनों के आलाकारों से महफूज रहें। हुकूमती सतह पर हौसला अफजाई से खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत ज़बरदस्त लगा, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया और इंशाल्लाह वो हमें मज़ीद भी सपोर्ट करेंगे। हमारा तो यही तवक्को है। बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करके एक गोल्ड दे दिया, एक टीम इवेंट में एक सिल्वर मेडल दे दिया। पिछली बार जो टैलेंटेड हुआ था उस टैलेंटेड लीग जो नौजवान होते हैं उसमें मैंने गोल्ड दिया था। ये मेरा तीसरा गोल्ड मेडल है जो मैं दे रहा हूँ बलूचिस्तान को। कायद-ए-आज़म गेम्स में बलूचिस्तान के खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, जूडो, कराटे और दीगर खेलों में हिस्सा लिया था। कैमरामैन शहबाज अली के साथ शहजाद मुमताज, GTV न्यूज़, कोयटा। जी नाज़रीन, आपने बलूचिस्तान से शहजाद मुमताज़ की रिपोर्ट देखी और बलूचिस्तान गवर्नमेंट और मीना मजीद बलोच साहब जिस तरह से काम कर रही हैं एथलीट के लिए, प्लेयर्स के लिए, यकीनी तौर पे काफ़ी खुश आइंद है। और हमारी भी यकीनन ये कोशिश और ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान के हर खित्ते के स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। और अगर हम ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह GTV और जी स्पोर्ट्स बलूचिस्तान में भी जाके जो है वहाँ से भी जो है वो स्पोर्ट्स की कवरेज करेगा ताकि खिलाड़ियों का टैलेंट जो है वो सामने आए। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।